जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो बैक्टीरिया होती हैं उन बैक्टीरियाओं को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसे विभाजित किया गया है और इसके खोजकर्ता कौन है। साथ ही जो बैक्टीरियम प्लाज्मिड और एपिसोम पाए जाते हैं उनके क्या कार्य हैं और किसे प्लाज्मिड किसे एपिसोम कहा जाता है और प्लाज्मिड और एपिसोम एक दूसरे के कैसे समतुल्य होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव। इसकी खोज किसने की थी और इसके खोज करने की विधि क्या है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं एक डायग्राम से। तो जो आपके बैक्टीरिया हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इसके खोजकर्ता का जो नाम है, इसके यानी जो डिस्कवरी किए थे, जो खोजकर्ता हैं, इनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम इन्हीं ने इन दो बैक्टीरियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया, जिसे एक है आपका ग्राम पॉजिटिव जिसे G+ से प्रदर्शित किया जाता है और एक है ग्राम नेगेटिव जिसे G- से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों एक बात और, जो आपका मेडिकल साइंस है यानी जो बायोलॉजी का क्षेत्र है, जैसे बीमारी वगैरह होता है, इसमें अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप खुश मत होइएगा। पॉजिटिव होना बहुत खतरनाक है, लेकिन अन्य सेक्टर में, पढ़ाई में, मोटिवेशन के सेक्टर में, अन्य लाइफ स्टाइल में आपको पॉजिटिव होना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे ही आप बायो के क्षेत्र में आएंगे, तो अगर आपके पास किसी भी बीमारी से कोई पॉजिटिव है, जैसे माना कि आपने गया एड्स बीमारी जांच कराने, तो एड्स का जो वायरस होता है HIV होता है, अगर जांच में HIV पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ तो लिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव आपके लिए अच्छा नहीं है, पॉजिटिव बहुत बुरा है। क्योंकि जब पॉजिटिव होंगे तो आपको वह बीमारी हो गई है। अगर निगेटिव है तो आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको बीमारी नहीं है। तो बायो एकदम अन्य सेक्टर से काफ़ी हट के है, यानी ठीक उसका उल्टा है। तो क्रिश्चियन ग्राम ने कैसे इसकी खोज की थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इसको हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरियाओं को लिया और बहुत सारे बैक्टीरियाओं को लेकर इन्होंने क्या किया कि क्रिस्टल वायलेट या आयोडीन जो होता है इसका एक घोल बनाया और उसी घोल में बैक्टीरिया को डाल के रंग दिया। यानी जो आपका स्टैनिंग होता है, जिसे हिंदी में अभिरंजक कहते हैं, अभिरंजक या अभिरंजन, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप एक तख्त खरीद के ले आते हैं मार्केट से और उस पर कोई भी आपकी लेप नहीं लगे, यानी पेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो आप उसको सुरक्षित करने के लिए पेंट कर देते हैं ताकि लकड़ी आपको घुने न, कीड़े मत काटें। तो इस तरह से लकड़ी सुरक्षित हो जाती है, एक पेंट लग जाता है। इसी तरह प्रयोगशाला में बैक्टीरिया और सूक्ष्म जंतुओं की जब उनका प्रयोगशाला विधि से कोई कार्रवाई की जाती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वहाँ पे एक अभिरंजन यानी स्टैनिंग शब्द आता है। जो यह आपका अभिरंजन, जिसे हिंदी में अभिरंजन, अंग्रेजी में इसे स्टैनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उसे रंगने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो कलर होता है, इसे ही अभिरंजन कहा जाता है। अन्य में जैसे आपका हरा कलर हो गया, पीला कलर हो गया, लाल कलर हो गया, हम लोग रंग कहते हैं। इस तरह सूक्ष्म जीवों को रंगने के लिए जिस रंग का प्रयोग किया जाता है उसे अभिरंजन यानी स्टैनिंग कहते हैं। तो ठीक इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बैक्टीरिया लिए, कुछ गोल शेप के थे, कुछ राड शेप के थे, कुछ अन्य शेप के थे। इन सभी बैक्टीरियाओं को जब इन्होंने लिया और लेने के बाद इन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टल वायलेट आता है, क्रिस्टल वायलेट भी एक प्रकार का अभिरंजक है। तो पहले इन्होंने क्रिस्टल वायलेट में इन्होंने इसका घोल बनाया और इस घोल में इस बैक्टीरिया को डाल के इसे कलरिंग कर दिया, यानी इसे रंग दिया। और रंगने के साथ साथ इसके साथ तो प्रयोग किया ही, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, आयोडीन, जो हम लोग नमक खाते हैं, उस नमक का घोल बनाया और उस घोल में इन बैक्टीरिया को डाल के उसे घोल दिया। और घोलने के बाद इन्होंने बैक्टीरिया को उसमें से छान के निकाला और छान के निकालने के बाद जब इन्होंने निकाला तो इन्होंने क्या देखा कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, या सारे जो बैक्टीरिया हैं, सभी बैक्टीरिया का जो कलर है, जो रंग है, वह बैगनी हो गया है। सभी बैक्टीरिया का कलर बैगनी हो गया, सभी बैक्टीरियाओं का कलर बैगनी हो गया, यानी ये सब रंगा गए हैं, यानी बैगनी कलर से रंग दिया गया। फिर अब क्या होता है, इसके बाद होता क्या है कि यहाँ तक तो इन्होंने देखा, अब इसके बाद ये संतुष्ट नहीं हुए तो फिर इन्होंने क्या किया, यानी शराब, एल्कोहल लिया।
एल्कोहल दिया, इन्होंने फिर आगे बढ़ा और एल्कोहल दिया। एल्कोहल में आप एथिल एल्कोहल ले सकते हैं, एसीटोन भी आपका एक प्रकार का एल्कोहल ही है। तो एथिल एल्कोहल या एसीटोन दोनों में से किसी एक का घोल बनाया, तो एथिल एल्कोहल ही लिखते हैं हम, एथिल एल्कोहल, यह आपका एक शराब है। एथिल एल्कोहल या एसीटोन दोनों में से किसी एक को लेके इन्होंने फिर एक घोल बनाया, और उस घोल में जो ये बैगनी कलर की जितने भी बैक्टीरिया बनी थी, यानी जो आपकी यहाँ की रंगहीन बैक्टीरिया थी, इन्होंने क्रिस्टल वायलेट में भी इसका परीक्षण किया, इसके घोल में भी घोला। उसके बाद इन्होंने फिर इसी बैक्टीरिया को आयोडीन के घोल में घोला। फिर जब इन्होंने घोल में घोल के इन्होंने उसे छाना, जैसे आप शरबत घोलते हैं, रस घोलते हैं, तो चीनी को आप उसी में मिला देते हैं पानी में, और फिर नींबू भी डालते हैं, तो नींबू का जो आपका बीज रहता है, उस बीज को निकालने के लिए आप छन्नी से उसको छानते हैं, या जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, अदरक, अन्य जो भी पदार्थ उसमें डाले रहते हैं, तो उसको छानने के लिए आप चाय छन्नी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप चाय को पीते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने इन बैक्टीरिया को इस घोल से निकालने के लिए एक छन्नी का प्रयोग किया, और उससे छान के बैक्टीरिया को जब अलग किया, तो फिर इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो देखा कि सारे बैक्टीरिया बैगनी कलर के हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, इन बैगनी कलर की जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरियाओं को फिर से एथिल एल्कोहल आब्लिक एसीटोन दोनों में से किसी भी एक का घोल बनाया, और उस घोल में इस बैगनी कलर की बैक्टीरिया को फिर से डाल दिया। और डालने के बाद फिर इन्होंने उसे निकाला, और निकालने के बाद इन्होंने शुद्ध एकदम स्वच्छ जल से इस बैक्टीरिया को फिर से धुलाई कर दिया। और धुलाई करने के बाद फिर इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा, इनको दिखा क्या, इनको सूक्ष्मदर्शी में दिखा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनका कलर बैगनी का बैगनी ही रह गया, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रंगहीन हो गए, यानी उनका जो बैगनी कलर है वो अभी वहाँ से हट गया। तो कुछ तरह के जो आपके इस तरह के जो बैक्टीरिया थे जिनमें बैगनी कलर था, इस बैक्टीरिया को उन्होंने ग्राम पॉजिटिव कहा। और कुछ बैक्टीरिया थे जो रंगहीन हो गए, यानी इनमें कोई कलर नहीं था, तो इस बैक्टीरिया को इन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा था। इस तरह से क्रिश्चियन ग्राम साहब ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की खोज की। यहाँ तक तो आपको खोज के बारे में समझ में आ गया। इसके बाद अभी ये फिर संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर से इन्होंने एक सैफ्रेनिन या कार्बोलफुक्सिन, ये दोनों आपके अभिरंजक हैं, दोनों में से किसी एक अभिरंजक का इन्होंने यूज किया। तो यहाँ पे इन्होंने सैफ्रेनिन नामक अभिरंजन यानी स्टेनिंग का यूज किया, और इन दोनों जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इन दोनों को इन्होंने सैफ्रेनिन के घोल में फिर से डाला, और घोल में डाल के फिर निकाला, और फिर इन्होंने शुद्ध वाटर से इसे धुलाई किया, शुद्ध वाटर से इसे धुला। फिर इन्होंने देखा कि जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे यानी G+ बैक्टीरिया थे, इनका कलर बैगनी ही रह गया, इनके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो आपके रंगहीन बैक्टीरिया थे, यानी जो रंगहीन बैक्टीरिया थे, जो आपके इस तरह के रंगहीन बैक्टीरिया थे, इनके कलर में परिवर्तन हो गया, और इनकी जो आपका कलर हो गया गुलाबी और लाल कलर के ये हो गए, गुलाबी और लाल कलर के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। तो ये तो रही आपकी क्रिश्चियन ग्राम साहब के द्वारा खोजे जाने वाले बैक्टीरिया के टाइप, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब आगे हम लोग समझेंगे कि इन दोनों बैक्टीरिया में जो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इन दोनों बैक्टीरिया में आपके अंतर क्या होते हैं, और कौन से बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं, ग्राम पॉजिटिव करते हैं कि ग्राम नेगेटिव करते हैं, कौन से बैक्टीरिया हमें आपको रोग फैलाते हैं, टाइफाइड फैला देते हैं और बीमारी फैला देते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोस्तों जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका जो सेल वाल होता है, इसका जो सेल वाल है, उसके सेल वाल में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। यह आपका पहला पहचान है इसका कि टिकोइक अम्ल पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और यह जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव, यह पेनिसिलिन जो होता है, जो पेनिसिलिन एक आपका पेनिसिलिन, यह आपका एक एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन से यह बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है, बहुत खतरा है, इसके सेल वाल में टिकोइक अम्ल भी नहीं पाया जाता है,
और इसमें आपका पेनिसिलिन से ये नष्ट भी नहीं होता है, इतना खतरनाक है, पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होता है। जबकि पेनिसिलिन आपका एक एंटीबायोटिक दवा है जो आपके बैक्टीरिया को मारती है, जिससे आपको रोग नहीं होता है। तो पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होता। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन की खोज इन्होंने किस बैक्टीरिया से किया था, यानी किससे प्राप्त होता है, यह भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इन्होंने पेनिसिलियम, एक पेनिसिलियम नामक पेनिसिलियम नाटेटम नामक एक बैक्टीरिया होती है जो पेनिसिलिन इसी से प्राप्त किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नाटेटम नामक बैक्टीरिया से पेनिसिलिन का खोजा था, यानी इसकी डिस्कवरी की थी। और यह आपका एक एंटीबायोटिक है, यह फर्स्ट बार खोजा गया था, पहली बार जो एंटीबायोटिक खोजा गया था वह पेनिसिलिन था। और यह जो आपकी है ग्रेम निगेटिव बैक्टीरिया है, यह पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होता है और पैथोजेनिक, यानी यह रोगजनक होता है, रोगजनक यानी इससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो जितने प्रकार के ज़्यादा जो रोगे होते हैं वो ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया के ही कारण फैलते हैं। ये तो रहे आपके इसके मुख्य अंतर। लेकिन दोस्तों आपके ये मेन अंतर है, और इसमें पेनिसिलिन से नष्ट होता है, यह बार बार पूछा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक बैक्टीरिया से आपका पेनिसिलिन प्राप्त होता है। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि प्लाज्मिड और एपिसोम क्या होते हैं। तो आप सभी लोगों ने पिछले क्लास में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी देखा है, हालांकि मैं आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बताऊंगा। जैसे कि मानिए यह आपका कोई बैक्टीरिया है जिसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, और यह आपका बैक्टीरिया कैप्सूल है, और यह आपका फ्लैजिला है। और यहाँ पे आप इस तरह की संरचना देखेंगे जो आपका मीसोसोम है। इसी के अलावा इस तरह की आपकी संरचना दिखाई देगी जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, जो मुख्य रूप से आपका डीएनए कंटेंट होता है। और यह आपकी इनसिपिशियंट यानी अविकसित केंद्रक होता है। और इसी केंद्रक में इस बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए या आरएनए। तो जो आपके डीएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ होता है इस बैक्टीरिया में। जब आपका यह मुख्य यानी मेन आनुवंशिक पदार्थ का एक केंद्र है, इससे अलग अगर कोई छोटा सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो अलग अलग टुकड़े में होता है, उसे ही प्लाज्मिड कहते हैं। यानी प्लाज्मिड जो होता है, जो मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, मुख्य डीएनए होता है, उस डीएनए से अलग इसी बैक्टीरिया के अंदर जो आपको छोटे डीएनए पाए जाते हैं, अलग अलग टुकड़े में होते हैं, उसे ही प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड की सबसे खास बात यह है कि यह स्वतंत्र अवस्था में यानी इस डीएनए से मिले बिना यह डुप्लीकेशन करता है, और डुप्लीकेशन करके यानी द्विगुणन करता है, और द्विगुणन के सहारे अपनी संख्या बढ़ाते रहता है। यह जो आपका प्लाज्मिड होता है, जो मुख्य डीएनए होता है, उसका 0.5 से लेके 2% भाग होता है, यानी 0.5 से लेके 2% भाग आपका प्लाज्मिड होता है मुख्य डीएनए के, यानी मुख्य आनुवंशिक पदार्थ का। अब रही बात एपिसोम किसे कहते हैं। दोस्तों जैसे कि यह आपका प्लाज्मिड है, और यह प्लाज्मिड क्या करता है, धीरे धीरे ये जो आपका मुख्य डीएनए है इससे दोस्ती फैलाता है, और धीरे धीरे सड़क के जाता है, और इस मुख्य डीएनए में यह सम्मिलित हो जाता है, जाके वहाँ पर चिपक जाता है, मिल जाता है, तो उसे ही एपिसोम कहते हैं। और जो आपका एपिसोम होता है ऐसे बाहर रहेगा तभी डुप्लीकेशन करेगा, और इसके जो मुख्य डीएनए है इससे जाकर चिपक जाता है, उसके बाद भी ये डुप्लीकेशन करते रहता है एपिसोम। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सभी प्लाज्मिड यानी जितने भी प्लाज्मिड होते हैं सभी प्लाज्मिड एपिसोम हो सकते हैं, लेकिन सभी एपिसोम प्लाज्मिड नहीं हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि यह आपका प्लाज्मिड है, और यह प्लाज्मिड धीरे धीरे जाके मुख्य डीएनए से मिल जाता है, और चिपक के उसके साथ रहते हुए डुप्लीकेशन यानी द्विगुणन करता है। और जो आपका प्लाज्मिड होता है केवल स्वतंत्र अवस्था में ही द्विगुणन करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसे कहते हैं कि आल प्लाज्मिड आर एपिसोम बट all episomes are not plasmid। तो
तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो आपके एपिसोम होते हैं, यह एपिसोम किसे कहते हैं, जो आपका प्लाज्मिड होता है जो मुख्य डीएनए से अलग होता है, परंतु यह भी एक आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है। और यह जो प्लाज्मिड होता है स्वतंत्र अवस्था में ही आपका डुप्लीकेशन करेगा, द्विगुणन करेगा, 1 की 2, 2 की 3 ऐसे बढ़ाते जाएगा अपनी संख्या। लेकिन जब यह प्लाज्मिड जाके मुख्य डीएनए से चिपक जाता है, इसमें जाके मिल जाता है, तो उसे एपिसोम कहते हैं। और जो आपका यह एपिसोम होता है मुख्य डीएनए से लगे रहने के बावजूद भी डुप्लीकेशन करता है, न कि उस पर आश्रित हो जाता है, स्वयं डुप्लीकेशन करते रहता है। तो इसलिए जो आपके प्लाज्मिड होते हैं, जितने भी सभी प्लाज्मिड है, जब आके इसमें जाके चिपक जाएंगे तो उसे एपिसोम कहते हैं। तो इसीलिए ऑल प्लाज्मिड यानी सभी प्लाज्मिड आर एपिसोम, सभी प्लाज्मिड को एपिसोम कह सकते हैं। लेकिन जो सभी एपिसोम होते हैं उसे प्लाज्मिड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो एपिसोम होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था से डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, स्वतंत्र और इससे चिपक जाएंगे, दोनों अवस्थाओं में डुप्लीकेशन करते हैं, स्वतंत्र भी करते हैं और इससे मिलने के बाद भी करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं ऑल प्लाज्मिड आर एपिसोम बट ऑल एपिसोम आर नॉट प्लाज्मिड। आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।